have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. Now I am become death, the destroyer of worlds. जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 2 लाख लोग एक ही झटके में मारे गए थे। और जो लोग रेडिएशन के चपेट में आए थे वो कुछ दिनों बाद मारे गए। एटॉमिक वेपन्स कितने खतरनाक हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब 15,000 टन TNT के बराबर था और नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब 21,000 टन TNT के बराबर था। और ये दोनों बॉम्ब आज के मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब के मुकाबले दिवाली पर जलाए जाने वाले बॉम्ब हैं। आज का एक एडवांस्ड मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब लगभग 5 लाख टन TNT के बराबर है। आज 9 देशों के पास 12,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सोचो अगर ये वेपन्स किसी जंग में यूज हुए तो कितनी तबाही होगी। एटॉमिक वेपन्स कितने खतरनाक हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनसे निकलने वाले रेडिएशंस इतने डेंजरस क्यों होते हैं और जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टॉप कैसे होती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1939 वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखा था जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, इससे पहले कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना ले आपको एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। फिर साल 1942 में शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिसमें दुनिया के पहले 2 एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं, लिटिल बॉय और फैट मैन। अब इन दोनों बॉम्ब्स का डिज़ाइन क्या था, कैसे काम करते थे, इसे हम आगे जानेंगे। बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब वर्क कैसे करता है। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए फिजनेबल मटेरियल का यूज़ किया जाता है। फिजनेबल मतलब जिससे फिजन रिएक्शन हो सके, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जो बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं और फिजन रिएक्शन पॉसिबल है। फिजन रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन हैवी न्यूक्लियस को 2 लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट करता है और इस प्रोसेस में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और साथ में 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होते हैं जो फिर आगे और न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो तो माइक्रो सेकंड में सारे एटम्स ब्रेक हो जाते हैं और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और ऐसे ही एटॉमिक बॉम्ब काम करता है। एटॉमिक बॉम्ब की वर्किंग को समझने के बाद चलिए अब समझते हैं कि लिटिल बॉय और फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा मैकेनिज्म डिज़ाइन यूज़ किया गया था। ओपनहाइमर के लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब में सिंपल गन स्टाइल मैकेनिज्म को यूज किया गया था जिसमें बॉम्ब की अगली साइड यूरेनियम 235 को सुपर क्रिटिकल मास वैल्यू के बराबर रखा गया था और पिछली साइड सब क्रिटिकल मास वैल्यू रखी गई थी ताकि जब दोनों कोलाइड हों तो क्रिटिकल मास अचीव किया जा सके और चेन रिएक्शन शुरू हो सके। क्रिटिकल मास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास वैल्यू होती है जिससे चेन रिएक्शन हो सकती है। अब समझते हैं फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन को जिसमें गन स्टाइल मैकेनिज्म यूज नहीं किया गया था बिकॉज प्लूटोनियम यूरेनियम से ज्यादा फिजनेबल होता है। अगर गन स्टाइल मैकेनिज्म यूज किया जाता तो क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही रिएक्शन खत्म हो जाता। फैट मैन में इम्प्लोजन मेथड का यूज किया गया था जिसमें एक बॉल के अंदर प्लूटोनियम 239 की सब क्रिटिकल मास वैल्यू रखी गई और प्लूटोनियम के अराउंड एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा गया ताकि जब एक्सप्लोजिव मटेरियल फटेगा तो प्लूटोनियम पर प्रेशर पड़ेगा और क्रिटिकल मास अचीव होगा जिससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये न्यू मेथड था तो इसीलिए ओपनहाइमर ने इसे टेस्ट करने को कहा और फिर 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया ट्रिनिटी टेस्ट। इसके 3 हफ्ते बाद ही 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब को गिराया गया और फैट मैन 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया और इन 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म किया। तो आपके हिसाब से क्या हमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने चाहिए या फिर इन पर बैन लगा देना चाहिए? और जो भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं
उन्हें डिसमेंटल कर देना चाहिए। लिखो अपनी राय कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।